Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. मिलन जी का गुस्सा चैप्टर 25। चलिए शुरू करते हैं। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रही थी, नहीं दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। माया डर कर एक कोने में जाकर बैठ जाती है। अब मालती जी और सरस्वती जी माया को इस तरह अजीब बिहेवियर करता देख खुद में ही घबराकर पीछे हो जाती हैं। मालती जी सरस्वती जी के पीछे होते हुए कहती है, क्या ये लड़की पागल भी हो चुकी है? आखिर ये पागलों की तरह क्यों चिल्ला रही है? वहीं सरस्वती जी थोड़ा घबराते हुए कहती है, मुझे क्या पता भाभी कि ये माया पागल भी है। वहीं आयुष्मान अरमान के साथ वार्डरूम की ओर ही आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो माया की चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर एकदम से घबरा जाता है और अरमान की तरफ देखकर कहता है, ये तो माया की आवाज़ है। और फिर वो घबराते हुए जल्दी से वार्डरूम के ओर भागता है और वो वार्डरूम के अंदर जैसे ही आकर देखता है तो उसके चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं। और वहीं मालती जी और सरस्वती जी तो खुद ही माया के चिल्लाने चीखने से घबराकर पीछे थी। वहीं माया बिल्कुल डरी सहमी एक कोने में सिकुड़कर ऐसे बैठी थी जैसे कोई उसे जान से मारना चाहता हो। आयुष्मान जल्दी से उसके पास जाता है और वही माया उसे देख बिल्कुल भी नहीं पहचानती और उसे खुद से दूर धक्का देते हुए कहती, दूर रहो मुझसे, हाथ मत लगाना, मुझे पास मत आना मेरे, दूर रहो। आयुष्मान माया के ऐसे अजीब बिहेवियर को देख परेशान हो जाता है, क्योंकि वो उसे पास भी नहीं आने दे रही थी, बस चिल्ला कर शोर मचा रही थी। तो आयुष्मान एकदम से माया के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, पागल हो गई हो क्या? मैं हूँ। तो माया एकदम से आयुष्मान के चेहरे को देखती है और फिर घबराकर जल्दी से उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। वही आयुष्मान अब माया को कंसोल करते हुए उसे शांत करा रहा था। वहीं माया बुरी तरह से डरी हुई थी और वह आयुष्मान के सीने से लगे हुए सुबक रही थी। वहीं आयुष्मान उसके बालों को प्यार से सहला रहा था और उसे शांत कर रहा था। वहीं अरमान दरवाजे पे खड़े होकर बस माया को ही देख रहा था, जो ऐसा अजीब बिहेवियर कर थोड़ा उसे अजीब लगा। वहीं कुछ देर बाद माया धीरे धीरे कर नॉर्मल होकर शांत हो गई और वो आयुष्मान के सीने से लगे हुए ही अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद आयुष्मान उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर की ओर ले जाने लगता है और फिर गुस्से से एक नज़र अपनी माँ और बुआ की तरफ देखता है, जो अभी भी वहाँ पर अजीब नज़रों से माया को देख रही थी। और तभी एकदम से मालती जी आयुष्मान को रोकते हुए कहती है, तुम भी क्या इस लड़की की तरह पागल हो चुके हो? छोड़ो इसे, ये पूरी की पूरी पागल भी है, ये तो पैसों की लालची के साथ साथ दिमाग से भी पैदल है। छोड़ो इसे, तुम्हारे डैड की मुसीबत है, वही झेलेंगे इस पागल लड़की को। तो अब आयुष्मान अपनी मॉम की बातें सुन गुस्से से कहता है, मॉम बस भी करिए, बहुत हो गया आपका, प्लीज़ अब मेरे और मेरी वाइफ के बीच में ना ही बोले तो अच्छा होगा, मैंने आपको पहले भी कहा था। तो मालती जी आयुष्मान की गुस्से से भरी आवाज़ सुन माया को नफरत से देखते हुए कहती हैं, तुम क्या पागल हो चुके हो इस लड़की के पीछे? अब अपनी माँ से लड़ोगे? आखिर क्या जादू कर दिया है इस चुड़ैल ने? हमारी ज़िंदगी में जब से आई तब से ज़िंदगी नरक बना कर रख दी है। पहले इसने मुझे से मेरे मिलन जी को छीन लिया और अब तुम्हें भी मुझसे दूर कर रही है। सच में ये लड़की डायन है, डायन, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया। वहीं आयुष्मान भी अब अपनी मॉम की बातों को और टॉलरेट नहीं कर पाता और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, बस मॉम, अब माया के खिलाफ एक शब्द नहीं। और आपको हमेशा उससे क्या प्रॉब्लम रहती है? जब देखो तब किसी भी प्रॉब्लम का सारा उसी पर इल्ज़ाम लगाती हो घूम फिर के। अभी भी ऐसी हालत के बावजूद भी आप उस पर इल्ज़ाम लगा रही हो। आयुष्मान गुस्से से चिल्लाता है, जिससे उसकी आवाज़ पूरे रूम में गूंज उठती है, जिससे सभी लोग एक पल के लिए तो घबरा जाते हैं। वहीं बस करिए। और फिर वह अरमान की तरफ देखता है, माया को उसकी गोद में देते हुए कहता है, तुम माया का ट्रीटमेंट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। वहीं अरमान भी माया को जल्दी से अपनी गोद में ले लेता है और वार्डरूम से बाहर निकल जाता है। वहीं अब आयुष्मान गुस्से से मालती जी को देखने लगता है। गुस्से से उसकी नसें दिखने लगी थी और उसके हाथ पैर बुरी तरह से काँप रहे थे। वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर क्यों आपकी नफ़रत इतनी ज़्यादा माया के लिए बढ़ती जा रही है? आखिर क्या किया है उसने? उस बेचारी को तो पता भी नहीं है कि आखिर क्या गलती है उसकी, और क्यों आप उससे नफ़रत करती हैं, जबकि उसने आज तक आपसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की, बल्कि वह तो आपको हमेशा माँ की तरह मानती है, लेकिन आपने कभी उसे अपनी बेटी नहीं माना। आप हमेशा तो कहती थी ना कि आप चाहती थी कि आपकी एक बेटी भी हो, लेकिन शायद भगवान ने आपको इसीलिए एक बेटी नहीं दी, क्योंकि आप उसे डिज़र्व ही नहीं करती, इसीलिए उन्होंने आपको कोई बेटी नहीं दी। आयुष्मान के इतने कड़वे शब्द सुन मालती जी के दिल में जैसे खंजर से चुभ रहे थे। उनके आंसू उनकी आंखों के कोने से गिरने लगते हैं
क्योंकि आज तक आयुष्मान ने इस तरह की कड़वी बातें उनसे कभी नहीं की थी, और इस तरह बदतमीजी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन माया की वजह से वो उनसे इस तरह से बात कर रहा था, जिससे उनके दिल में माया के लिए और भी नफरत बढ़ती जा रही थी। उसकी वजह से आयुष्मान उनसे दूर होता जा रहा था कि तभी एकदम से आयुष्मान चिल्लाता है, आखिरकार आप बता सकते हैं कि आखिर माया ने आपसे छीना क्या है? उसने कभी भी आपसे कुछ भी नहीं छीना, कोई भी चीज़ पर अपना हक नहीं जता, बल्कि जो उसका था उसने तो उस पर भी कभी अपना हक नहीं समझा। बल्कि आपको तो याद भी होगा, जब उससे मेरी शादी हुई थी तो भी उसने मुझे पर कभी अपना हक नहीं जताया। उसे चाहे हम कितना भी बुरा भला बोलते, जलील करते, लेकिन उसने आज तक एक चू तक नहीं की। 1 साल हो चुके हैं हमारी शादी को, और उसने कभी भी मुझे सीधे मुंह ये नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करती है, और वो उसने ज़बरदस्ती मुझसे ज़बरदस्ती अपने अधिकार नहीं मांगे, जबकि मैंने तो उसे कभी कोई हक नहीं दिया था। वो चाहती तो अपने हक के लिए लड़ सकती थी, ड्रामे कर सकती थी जैसे आप करती हैं, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने तो आज तक मुझसे किसी चीज़ के लिए उसने कभी मुझे ब्लेम किया, और ना ही आप लोगों को। लेकिन फिर भी आप लोगों को क्या आपसे प्रॉब्लम है कि हर चीज़ का ब्लेम उसी पर लगाती हैं? चाहे वो गलती किसी की भी हो, घूम फिर कर इल्ज़ाम सिर्फ माया पर। मालती जी आयुष्मान की कड़वी बातें दिल पर खंजर की तरह काम कर रही थी। उसके कई एक एक शब्द जैसे उनके दिल को छल्ली कर रहे थे, जिससे अब मालती जी के पैर लड़खड़ा रहे थे और वह एकदम से पीछे हो जाती हैं। वहीं सरस्वती जी मालती जी की ऐसी हालत देख एकदम से उन्हें संभालती हैं और गुस्से से चिल्लाती हैं, आयुष्मान बस बहुत हो गया। आखिर तुम कैसे अपनी माँ से ऐसे बात कर सकते हो? तो आयुष्मान उन पर भी अब गरजते हुए चिल्लाकर कहता है, प्लीज़ बुआ जी आप हमारे मैटर में मत। तो अब सरस्वती जी को भी गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से से माया पर भड़कते हुए कहती हैं, तुम पागल हो चुके हो उस 2 कौड़ी की लड़की के पीछे। उसने ना जाने तुम पर कौन सा काला जादू कर दिया है, जो तुम्हें सिर्फ उसके सिवा कोई नज़र ही नहीं आता है। लेकिन तभी आयुष्मान अब उन पर भी गुस्से से बरसते हुए बोलता है, बुआ जी अपनी हद में रहिए। भूलिए मत कि माया कौन है जिसे आप 2 कौड़ी का कह रही हैं। वो मेरी वाइफ है, आयुष्मान माया खुराना, और उसे 2 कौड़ी बोलने का मतलब पूरे खुराना परिवार की बेइज्जती कर रही हैं। ये मत भूलिएगा कि खुराना परिवार की मेंबर आप भी हैं। सरस्वती जी की तो एकदम से बोलती बंद हो जाती है। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आयुष्मान उनसे पलटकर इस तरह जवाब देगा। आज तक आयुष्मान ने उनसे ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं की थी, लेकिन आज वह माया के लिए उन्हें भी नीचा दिखा रहा था, जिससे उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन वह अपने गुस्से को काबू करती हैं। वहीं आयुष्मान मालती जी और सरस्वती जी को वार्निंग देते हुए कहता है, अगर माया को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊंगा कि आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता भी है। और फिर वह गुस्से से वहाँ से निकल जाता है माया को देखने के लिए। मालती जी जिसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे, वह नफरत से भरकर चिल्लाती हैं, मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, जान से मार दूंगी, जीने नहीं दूंगी उस लड़की को। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बेटे को भी मुझसे दूर कर दिया, इस सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। तो सरस्वती जी भी मालती को शांत कराते हुए कहते, भाभी आप परेशान मत हो, हम ज़रूर मिलकर उसका इलाज अच्छे से करेंगे, आप शांत हो जाओ। वैसे भी आयुष्मान अभी गुस्से में है, और उसने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया। अभी उसे कुछ भी बोलने का कोई फ़ायदा नहीं। उसके ऊपर तो माया का भूत सवार है, ऊपर से भैया भी उस माया के ही गुणगान गाते हैं। अभी आप शांत रहो, नहीं तो खामखा भैया भी आकर गुस्सा करेंगे। उस माया की अकल तो राइमा ही ठिकाने लगाएगी। बस एक बार सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हो जाने दीजिए, फिर मैं खुद राइमा से जाकर बात करके इस माया का इंतज़ाम करवाती हूँ। बहुत उड़ने लगी है ना, पर काटने पड़ेंगे इसके। वहीं दूसरी तरफ अरमान माया का चेकअप करता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था माया की कंडीशन के बारे में, इसीलिए उसने कुछ टेस्ट करने के लिए माया का ब्लड सैंपल ले लिया था। वहीं आयुष्मान माया के लिए बहुत परेशान था, और वह बार बार वार्डरूम के बाहर परेशानी से साथ खड़ा होकर अंदर की तरफ झांक रहा था। वहीं अरमान जब बाहर आता है तो आयुष्मान को इतना परेशान देख हंसते हुए उसे कंधे पर हाथ रख कहता है, कूल डाउन यार, डोंट वरी, बिल्कुल ठीक है भाभी, बस कुछ नहीं, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगी, तू इतनी टेंशन मत ले, और जाकर मिल ले, नहीं तो लेफ्ट राइट करके पूरे हॉस्पिटल में भूकंप ला देगा। तो आयुष्मान गुस्से से मुंह बनाते हुए कहता है, तू ज़्यादा नहीं बोल रहा है? तो अरमान हंसते हुए कहता है, क्या यार तू भी सीरियस हो जाता है कभी कभी, थोड़ा मजाक में भी रहा कर।
और जाकर मिल ले। मैंने कुछ सैंपल ले लिए हैं, अभी भाभी की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा 2 दिन, तो मैं तुझे कॉल कर दूंगा। ये बोल अरमान वहाँ से चला जाता है। वहीं आयुष्मान जल्दी से बेडरूम के अंदर चला जाता है, जिसे देख अरमान के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ जाती है और वो मन ही मन कहता है आखिरकार इसे प्यार मिल ही गया, पता नहीं मेरा प्यार किस कोने में पड़ा होगा। वहीं दूसरी तरफ मिलन जी को जैसे ही माया की कंडीशन के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से गरजते हुए मालती जी और सरस्वती दोनों की अच्छी खासी क्लास लेते हैं और उन पर काफ़ी गुस्सा करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि इन दोनों ने ही गड़बड़ की है। वहीं मिलन जी को अब माया की चिंता होती है और वो उसे देखने चले जाते हैं। आयुष्मान माया की साइड की चेयर पर बैठा उसके हाथों को अपने हाथों में होल्ड किए माया के चेहरे को देख रहा था, जो कि थोड़ा पीला पड़ चुका था और चेहरा काफ़ी मुरझाया था। वहीं मिलन जी भी अपने साथ डॉक्टर नितेश को लेकर आ गए थे। खुराना परिवार के पर्सनल डॉक्टर थे और मिलन जी के काफ़ी अच्छे दोस्त। आयुष्मान डॉक्टर नितेश को देखता है तो पूछता है कि अंकल आप यहाँ? तो नितेश जी कहते हैं हाँ, वो तुम्हारे डैड ने बताया था कि माया की तबीयत ख़राब है तो इसीलिए उसे देखने आ गया। और फिर नितेश जी माया की तरफ देखते हैं जो अभी बेहोश थी। वहीं मिलन जी की आंखों में नितेश जी को कुछ इशारा करते हैं और फिर आयुष्मान को अपने साथ बात करने के लिए वार्डरूम से बाहर लेकर चले जाते हैं। वहीं डॉक्टर नितेश अपनी पॉकेट से एक इंजेक्शन और एक मेडिसिन बॉक्स निकालते हैं और फिर उस इंजेक्शन को माया की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं और फिर उस खाली इंजेक्शन को डस्टबिन में डालकर वार्डरूम से बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर मिलन जी आयुष्मान को माया का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कह रहे थे और अपने बेकार के झगड़े को ख़त्म करने के लिए। और फिर वह डॉक्टर नितेश के साथ चले जाते हैं। उसके बाद आयुष्मान वापस से माया के पास आ जाता है। वहीं माया को अभी भी तक होश नहीं आया था। वो अपना आयुष्मान आकर उसके सिराने बैठ जाता है कि तभी माया की धीरे धीरे कर आंखें खुलती हैं और वो एकदम से अपना सर पकड़कर बैठ जाती है, क्योंकि उसके सर में अभी बहुत तेज दर्द हो रहा था। आयुष्मान माया को पानी पिलाते हुए आराम से करने के लिए कहता है। वहीं माया को समझ नहीं आ रहा था कि वह हॉस्पिटल में कहाँ से आ गई और यहाँ कैसे आई, क्योंकि उसे बिल्कुल भी याद नहीं था। इसीलिए वह आयुष्मान से सवाल पूछती है तो आयुष्मान पहले तो उसकी बात सुन थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर उसे कनिका के बारे में बताता है जो कि माया को बिल्कुल भी याद नहीं था। और यह बात आयुष्मान को भी थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और माया को आराम करने के लिए कहता है, ये सोचकर कि शायद थकावट की वजह से ऐसा हो रहा है। कि तभी उसकी नज़र वहाँ नीचे पड़े एक छोटे से खाली रैपर पर जाती है, जो कि मेडिसिन बॉक्स था, जो डॉक्टर नितेश शायद डस्टबिन में डालना भूल गए थे। आयुष्मान उस खाली बॉक्स को डस्टबिन में डालने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र उसके ऊपर लिखे हुए नाम पर जाती है, जिसे देख उसके चेहरे के भाव थोड़े अजीब हो जाते हैं और वो मन ही मन कहता है इसी मेडिसिन की बात। उस डब्बे को अपनी पॉकेट में डाल लेता है क्योंकि उसे कुछ तो गलत लग रहा था। वहीं अभी डॉक्टर नितेश ही यहाँ पर थे, इसीलिए वो एक नज़र डस्टबिन की तरफ देखता है और फिर आयुष्मान उसे खोल कर देखता है तो उसमें एक इंजेक्शन था। तो वो उस इंजेक्शन को निकालता है, उसे देखने लगता है, जिससे उसके दिमाग में कुछ सवाल आने लगते हैं। लेकिन उसे यकीन था कि डॉक्टर नितेश माया के साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि डॉक्टर नितेश काफ़ी सालों से उनकी फैमिली डॉक्टर थे। सभी लोगों को काफ़ी अच्छी जान पहचान भी थी। लेकिन फिर भी आयुष्मान एक बार कन्फर्म करना चाहता था कि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में शक तो का बीज पनप चुका था। माया को लेकर वो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, जो कि उसने अपनी पिछली ज़िंदगी में गलती की थी उसे फिर से नहीं दोहराना चाहता था और वो माया का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना चाहता था। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।